देश का पेमेंट सिस्टम बदल देने वाला यूपीआई कैसे काम करता है और इसके लिए क्या क्या आवश्यक था, आगे देखते हैं। यूपीआई कैसे काम करता है ये समझना बहुत सिंपल है। एनपीसीआई नाम की संस्था है जिसका एक सर्वर है। उस सर्वर से सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं जिनमें लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं। दूसरी तरफ इसी एनपीसीआई सर्वर से जुड़े हुए हैं पेमेंट ऐप्स जैसे कि पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह वगैरह। कस्टमर का फोन नंबर इन बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है और वो आधार से ऑथेंटिकेटेड होता है। फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर बैंक अकाउंट्स उस व्यक्ति के वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं। सारी ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट से डायरेक्टली होती हैं। पर यह काम करने वाला एनपीसीआई, ये जो इसका नेटवर्क है जिसका ना बैंक से कोई लेना देना है ना मोबाइल ऐप से, लेकिन इस पूरे काम के लिए सबसे आवश्यक चीज थी वो थे बैंक अकाउंट्स, उनका होना। 2011 में 20% से कम एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट था। कुछ साल बाद जन धन योजना आई और लोगों के पास बैंक अकाउंट्स जीरो डिपॉजिट से खुलने लगे और 2018 तक 80% से अधिक भारतीय वयस्कों के पास बैंक अकाउंट पहुंच गया, जो कि यूपीआई से पेमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक छोटा दुकानदार जो 10,000 रुपए की पीओएस मशीन नहीं रख पाता था डेबिट कार्ड के लिए, वो अब एक कार्ड रख कर स्कैन से पेमेंट लेता है। उसका पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एप्लीकेशन पर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है और इन चीज़ों से सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, करप्शन घटता है। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे की एक रिसर्च के अनुसार डिजिटल पेमेंट्स और करप्शन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया है और ये रिसर्च 111 डेवलपिंग देशों के डेटा को ध्यान में रखकर की गई है। पिछले कुछ समय में भारत ने 100 से ज्यादा नए यूनिकॉर्न्स पैदा किए, जिसमें 21 फिनटेक सेक्टर से हैं जिनका बहुत बड़ा जुड़ाव यूपीआई और डिजिटल इंफ्रा से है। इसके अलावा 23 यूनिकॉर्न्स ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं जो बिना यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के आज सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 100 यूनिकॉर्न्स, उनमें से 31 फिनटेक है। यही बता देता है कि यूपीआई कैसे बिलियन डॉलर कंपनीज जो हैं वो पैदा करने में सहयोग दे रहा है। Significant aspect of this whole Aadhaar UPI, this India stack, which is really powering up the innovation in financial tech. We've seen many unicorns come up in the financial tech sector. So essentially, a tremendous role that the whole UPI and Aadhaar linkage has sort of played about. केवल यूपीआई का प्रयोग करने से जीडीपी का 0.1% हिस्सा बच जाता है, क्योंकि कैश का मैनेजमेंट होता है वो काफी मुश्किल होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि गाड़ी यूपीआई पर आकर ही नहीं रुकी है हमारी। अगस्त 2021 में ई रूपी नाम से सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक वाउचर, यानी वाउचर के थ्रू एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशियरी को वो वाउचर दिया जाता है, जिसमें वो केवल वही चीज़ ले सकता है जिसके लिए वो वाउचर है। फॉर एग्जाम्पल, किसान अपने खेत के लिए खाद या बीज ले सकता है। इसी प्रकार फीचर फोन पर यूपीआई का प्रयोग या फिर वॉइस पेमेंट्स या फिर अकाउंट एग्रीगेटर जैसी सुविधा जिसमें आप मिनटों के अंदर लोन ले सकते हैं, ऐसे अनेक प्रयास किए गए हैं। परंतु कैसे दुनिया यूपीआई का लोहा मान रही है और भारत इससे क्या प्राप्त कर सकता है, वो आगे देखते हैं। अगस्त 2020 में एनपीसीआई ने यूपीआई को ग्लोबल ले जाने के लिए अपना इंटरनेशनल सब्सिडरी ओपन किया और 2022 आते आते ये सर्विस नेपाल, भूटान और सिंगापुर में लागू होती दिख रही है। इसके अलावा यूएसए, जापान और चीन जैसे देशों में भी पेमेंट सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। इसके अलावा फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग के ये शब्द यूपीआई के लोहे को फौलाद में बदलने के लिए काफी हैं। We just launched WhatsApp payments in India last month. So now you can send money to your friends and family through WhatsApp as easily as sending a message, and it's that was possible because of the UPI system that has been built in India, Unified Payments Interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. I think we're working with 140 banks, or it's supported by 140 banks out of the gate.
And India is the first country in the world to do anything like this. It's, so we're grateful to be able to support this kind of innovation, to help to work, to create more prosperity and help achieve a more digital India. And frankly, I think that a lot of other places around the world are going to be better off when they follow some of this lead that India has set. 2019 में गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को भारत के यूपीआई के जैसा सिस्टम यूएस में खड़ा करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा सिस्टम कहीं और है ही नहीं। Google has written to the US Federal Reserve Board detailing the successful example of UPI-based digital payment in India in order to build FedNow, which is a new interbank real-time gross settlement for faster digital payments in the United States. 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान में पहुंचने के लिए भी तैयार है, और यह सब बहुत गति से हो रहा है। शायद यही कारण है कि वीजा या मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां जो हैं वो डर कर यूएस गवर्नमेंट तक पहुंच रही हैं। इस पूरे सिस्टम के कामयाब होने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है डिटेलिंग को, जहां एक आम आदमी के सुझाव तक को ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट किया गया। परंतु जिस यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में कभी ये शब्द कहे गए थे। Do you know that every village has got a village fair? That is where you bring your produce and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? तो ये थी यूपीआई की कहानी। क्या ये सक्सेस है, और क्या जो आर माधवन है वो उन्होंने कुछ गलत बोला है, क्या उन्हें ट्रोल किया जाना चाहिए? निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं। प्रश्न केवल इतना कि भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट को क्या हमें राजनीतिक तराजू पर तोलना चाहिए था? वो सही है या नहीं? वो भी तब जब कांग्रेस खुद आधार को लाने का श्रेय ले सकती है। आप हमें बताइए इस बारे में कमेंट्स करते हुए।